Hi all of you, कैसे हो? I welcome you all to this online platform of BSc coaching. अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ डबल फिलर्स के बारे में। पहले भी इस पे डिस्कशंस हुआ है, वो वीडियोस भी आपने देखा होगा। तो जो कॉन्सेप्ट वाली बात है वो आप लोगों को दिया जा चुका है, कुछ क्वेश्चंस भी किए गए हैं जिससे आप लोगों को इसके बारे में पूरा आइडिया हो गया होगा कि डबल फिलर्स को हम लोग कैसे करते हैं। डबल फिलर्स में दो टाइप ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। पहला जो टाइप था वो सिंपल था, एक सेंटेंस था, दो ब्लैंक था और ऑप्शंस में दो दो वर्ड्स के पेयर दिए गए थे। जो बेस्ट पेयर था वही आपका आंसर था। ये था टाइप 1। टाइप 2 जो डिस्कस किया गया वो थोड़ा डिफरेंट था, बट बेसिक उसका भी वही था। उसमें क्या था, उसमें दो सेंटेंसेस अलग अलग थे, दोनों में ब्लैंक था, लेकिन वर्ड एक ही दिया गया था कि आपको उस वर्ड को टिक करना है जो दोनों वर्ड में कॉमनली फिट हो जाए। ये था टाइप 2 जिसके 10 क्वेश्चंस कल डिस्कस किए गए थे। टाइप 3 आज कुछ टाइप 2 से मिलता हुआ ही क्वेश्चन है। एक तरह से देखा जाए तो टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर है टाइप 3। ये आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। बैंक पीओ में आ सकता है या मैट कैट वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर अचानक एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन से इनकाउंटर हो जाए तो 80% ऑफ यू विल फील नर्वस कि ये वाला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। बट अगर इसके बेसिक्स पे काम करके जाते हैं एग्जाम में तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। एक क्वेश्चन में 3 सेंटेंस हैं, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3। तीनों ही सेंटेंस में एक एक ब्लैंक है और आप योर ड्यूटी इज टू फिल इन द ब्लैंक इन ऑल द 3 sentences that you are supposed to do। बट उसके लिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 2 ही वर्ड दिया गया है। सेंटेंसेस 3 हैं, ब्लैंक्स भी 3 हैं, तो आपको 3 वर्ड्स चाहिए होगा, बट ऑप्शंस में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो 2 हैं। इसका मतलब इससे साफ पता चलता है कि चूंकि सेंटेंसेस 3 हैं इसीलिए इन 2 में से एक वर्ड ऐसा होगा जो 2 सेंटेंसेस में हम फिट करेंगे, तभी जाकर ये वाला क्वेश्चन बन पाएगा। उसके लिए इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ होता है। इस यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपके सामने नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंस्ट्रक्शन इसमें ये दिया हुआ है कि सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 में जो वर्ड होगा वो ऑप्शन का पहला वर्ड होगा। यानी जो भी ऑप्शन आप टिक करेंगे उसका फर्स्ट वर्ड सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को कंप्लीट करेगा। क्लियर? बट सेंटेंस नंबर 3 जो है, सेंटेंस नंबर 3 में जो वर्ड फिट होगा वो ऑप्शन का सेकेंड वाला वर्ड फिट होगा। ऑप्शन का जो सेकेंड वर्ड है वो सिर्फ एक सेंटेंस में फिट होगा और वो है सेंटेंस नंबर 3। इज इट क्लियर? यही हम लोगों को करना है। अब स्क्रीन पर आपके सामने इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलेगा और जिसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ये जो एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू टेक अप, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे और आप इसके मीनिंग को जरूर लर्न कर लेंगे। हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। उसके ऑप्शंस आपके सामने लिख के फिर इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द वर्ड्स? ब्लंट, सेकेंड इज डिसाइड, honest, hesitate, sincere, fluctuate, frank, swing, candid और वैसिलेट।
दीज आर द वर्ड्स। 10 वर्ड आपके सामने हैं। अगर देखा जाए तो इफ योर वोकेबलरी इज अबव एवरेज, इसमें से यू मे बी नोइंग 6-7 वर्ड्स, लेकिन 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जिसको डिस्कस करना चाहिए। ब्लंट का मतलब होता है, ब्लंट मीन्स भोथर होता है, जैसे द नाइफ इज ब्लंट। ब्लंट मंद बुद्धि वालों के लिए भी यूज किया जाता है। और कभी कभी ब्लंट हम लोग यूज करते हैं जो मुंह फट आदमी होता है, जो बोलने के पहले कुछ नहीं सोचता, उसके लिए भी ब्लंट यूज किया जाता है। तो देर आर 2-3 मीनिंग्स टू दिस वर्ड ब्लंट। डिसाइड मीन्स फैसला करना, ऑनेस्ट ईमानदार, हेजिटेट मीन्स हिचकिचाना, सिंसियर मीन्स गंभीर टाइप, जो अपने काम को अच्छे तरीके से करता है उसको हम लोग कहते हैं ही इज सिंसियर। फ्लक्चुएट मीन्स उतार चढ़ाव आना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्लक्चुएट। ज़्यादातर वोल्टेज के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। कभी वोल्टेज अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, हाई लो, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैंक। फ्रैंक मीन्स होता है स्पष्टवादी, मुंह पर साफ साफ बोलने वाला, उसको हम लोग कहते हैं फ्रैंक। स्विंग मीन्स झूलना, जैसे झूला हम लोग झूलते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्विंग। देन कैंडिड। कैंडिड और फ्रैंक एक जैसे वर्ड हैं। कैंडिड का मतलब भी होता है स्पष्टवादी। और लास्ट वर्ड है वैसिलेट। वैसिलेट मीन्स होता है दिमाग का इधर उधर घूमना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वैसिलेट। कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनका दिमाग वैसिलेट करते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। तो सारे वर्ड्स आपके सामने क्लियर हैं। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस। यहाँ पे पहले फिर एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्या क्या है। 3 सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2 और सेंटेंस 3। सेंटेंस 1 और 2 में जो ब्लैंक है उसको आपको फिलअप करना है इससे। इधर वाला जो वर्ड्स है ये फिट होगा सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2 में, और जो सेकेंड वाला वर्ड है ये फिट होगा सेंटेंस नंबर 3 में। यही इंस्ट्रक्शन है। क्लियर? अब देखते हैं कि सेंटेंस क्या दिया हुआ है। सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं। पहले हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए इसमें, इन ऑर्डर टू डू इट क्विकली, हमको क्या करना चाहिए कि इसमें पहले सेंटेंस नंबर 3 को डिसाइड करना चाहिए कि इसमें कौन सा वर्ड लगेगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा, हम जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को आपके लिए पढ़ता हूं। इफ यू आस्क नैन्सी टू चूज ए रेस्टोरेंट फॉर लंच, शी विल डैश बिटवीन रेस्टोरेंट्स फॉर एवर। नैन्सी एक लड़की है, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप उसको चुनने के लिए दे दीजिए कि किस रेस्टोरेंट में आज लंच किया जाएगा, तो वो कभी डिसाइड नहीं कर पाएगी। उसका दिमाग घूमते रहेगा और रेस्टोरेंट्स के नाम उसके दिमाग में आते जाते रहेंगे, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाएगी। इसका मतलब उसका दिमाग कैसा है? डिसाइड करने वाला है क्या? नहीं, उसका दिमाग डिसाइड करने वाला नहीं है। ये मेरा आंसर नहीं होगा। हेजिटेट क्लोज हो सकता है। फ्लक्चुएट, दिमाग फ्लक्चुएट नहीं करता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, रेट फ्लक्चुएट करता है, तो इसीलिए ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। स्विंग भी नहीं होगा। दिमाग के लिए जो सही वर्ड का मीनिंग मैंने बताया वो था ये वाला वर्ड, वैसिलेट हो सकता है। क्लियर? दिमाग हेजिटेट भी कर सकता है, तो इसको भी हम लोग सोचते हैं कि ये भी मेरा ऑप्शन हो सकता है। तो जब ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे तो इनको हम लोग ए सी और डी को सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मेरे पास बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ई। अब इसमें से देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड ऐसा होगा जो सेंटेंस 1 और 2 में करेक्टली फिट होगा। सेंटेंस 1, समटाइम्स माई मदर टॉक्स इन सच डैश मैनर दैट आई एम एम्बैरेस्ड बाय द थिंग्स शी शेयर्स। एक
एक लड़का या लड़की अपनी माँ के बारे में बताता है कि कभी कभी मेरी माँ इस अंदाज में बात करती हैं कि मैं तो शर्मिंदा हो जाता हूँ कि वो मेरे से क्या क्या बातें शेयर करती हैं। अगर माँ इस तरह की बात करती है, इसका मतलब क्या है कि माँ बहुत फ्रैंक है, एकदम जो मन में आता है वही बोल देती है। यही मीनिंग हुआ। इस वर्ड को कवर करने के लिए कौन सा 2 वर्ड मैंने डिस्कस किया था? मैंने 2 वर्ड डिस्कस किया था, फ्रैंक और कैंडिड। लेकिन फ्रैंक यहाँ पे आंसर नहीं होगा क्योंकि उसको हम लोगों ने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है। तो दूसरा जो बचता है वर्ड वो बचता है कैंडिड। तो इसीलिए कैंडिड और वैसिलेट यहाँ पर सही ऑप्शन है। अगर हम इसको कंपेयर करें सेंटेंस नंबर बी से, तो ऑनेस्ट वर्ड वहाँ पे है। ऑनेस्ट भी यहाँ पे फिट हो सकता था, लेकिन जहाँ ऑनेस्ट एक्शन में आदमी ऑनेस्ट होता है, ट्रांजैक्शन में ऑनेस्ट होता है, रिलेशनशिप में ऑनेस्ट होता है, बट बातचीत का जहाँ तक सवाल है, बोलने वाली चीज़ जहाँ तक है, अगर उसमें डिसाइड करना है तो कैंडिड इज मच बेटर देन ऑनेस्ट टू बी यूज्ड। ऑनेस्ट से कहीं अच्छा वर्ड कैंडिड है, तो इसीलिए ऑनेस्ट को हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। तो ये भी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज कैंडिड एंड वैसिलेट। सेंटेंस नंबर बी में भी देखते हैं कि कैंडिड फिट होता है कि नहीं, ये भी चेक करना चाहिए। सेंटेंस 2, व्हेन द एक्ट्रेस वाज क्वेश्चनड अबाउट हर को स्टार, एक अभिनेत्री है, उससे जब उसके को स्टार के बारे में पूछा गया तो शी हेल्ड नथिंग बैक, उसने कुछ भी नहीं छुपाया। यहां पर एक फ्रेज भी यूज किया गया है सेंटेंस में, होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, तो उसने कुछ भी नहीं छुपाया। एंड गेव ए डैश रेस्पॉन्स, एंड गेव ए कैंडिड रेस्पॉन्स, मतलब जो बात थी उसने वो साफ साफ जवाब में बता दिया। तो साफ साफ बोलने के लिए यहां पर भी वर्ड होगा कैंडिड। सो द आंसर इज ई। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत हाई लेवल का ये क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बैंक पीओ में या आरबीआई वाले एग्जाम में जो ग्रेड ए और बी वाला एग्जाम होता है आरबीआई ऑफिसर्स का, या इंश्योरेंस वाले एग्जाम में या एमबीए कैट वाले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपके स्क्रीन पे होगा, लेकिन उसके ऑप्शंस को पहले यहां पे लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस हैं रिलायबल, परमानेंट, फ्लॉलेस, प्रोविजनल, infallible, नेक्स्ट है इंटरिम, अनब्लेमिश्ड, टेम्पररी, परफेक्ट। फिर आपके सामने 10 वर्ड्स हैं, पहले एक बार मीनिंग देखते हैं। रिलायबल मीन्स होता है भरोसेमंद, आप जिस पे भरोसा कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिलायबल। जैसे सैमसंग एक रिलायबल कंपनी है, एलजी एक रिलायबल कंपनी है। परमानेंट मीन्स अस्थाई, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। एक वर्ड है फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मीन्स त्रुटि रहित। फ्लॉ मीन्स होता है
फ्लॉ मीन्स होता है त्रुटि या डिफेक्ट, और उसी का अपोजिट वर्ड है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मीन्स त्रुटि रहित। जैसे योर इंग्लिश इज फ्लॉलेस, आपकी जो इंग्लिश है वो त्रुटि रहित है, इसमें कोई गलती नहीं है। देन एक वर्ड है प्रोविजनल। प्रोविजनल वर्ड का मतलब होता है टेम्पररी, काम चलाओ के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं प्रोविजनल। इसका एक एग्जांपल देता हूँ डे टू डे लाइफ का। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं और आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो ओरिजिनल तुरंत इशू नहीं होता, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चलाना पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रोविजनल, काम चलाओ या अस्थाई। नेक्स्ट वर्ड इज इनफॉलिएबल। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इनफॉलिएबल हम लोग वैसे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं जिनसे गलती का चांस नहीं रहता, वो अपने काम में इतने परफेक्ट होते हैं कि उनको इनफॉलिएबल माना जाता है, उनसे गलत नहीं हो सकता। बट ऐसे लोगों के साथ डिसएडवांटेज ये है कि ऐसे लोगों को आप कभी इम्प्रेस भी नहीं कर सकते। दिस इज द मेन ड्रॉबैक। सपोज अगर आपका बॉस इनफॉलिएबल है तो आप कितना भी अच्छा काम करके ले जाइएगा, यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रेस योर बॉस। वो आपके काम में कोई ना कोई कमी निकाल देंगे। इनफॉलिएबल। फिर एक वर्ड है इंटरिम। इंटरिम का हिंदी होता है इंटरिम रिलीफ दिया जाता है, अंतरिम, अंतरिम सहायता। ये किस तरह का मीनिंग का वर्ड है इंटरिम? जैसे लॉकडाउन शुरू हो गया 25 मार्च से और पहले में 21 दिनों का पहला फेज था, तो ये जो पीरियड था 25 मार्च से शुरू होकर 21 दिन, उस पीरियड में गवर्नमेंट ने जो भी मदद की, गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों की, उस तरह की जो मदद थी, दैट इज कॉल्ड इंटरिम रिलीफ और इंटरिम हेल्प। एक सर्टेन पीरियड के लिए दिया गया। हिंदी वर्ड उसके लिए है अंतरिम। फिर एक वर्ड है अनब्लेमिश्ड। एक वर्ड होता है, देयर इज अ वर्ड ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है दाग या धब्बा, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ब्लेमिश। और अनब्लेमिश्ड उसी से बना हुआ वर्ड है। अगर इसमें ईडी लगा दें तो जिसमें दाग लगा हुआ हो उसको हम लोग कहते हैं ब्लेमिश्ड, और उसका अपोजिट वर्ड है अनब्लेमिश्ड। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन का जो सफर अभी तक रहा, जो करियर अभी तक रहा है, वो अनब्लेमिश्ड है, उसमें कोई दाग या धब्बा नहीं है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। देखने में तो ये लगता है चूंकि अन लगा हुआ है ना, इट अपीयर्स टू बी एन अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, बट वास्तव में क्या है कि ये निगेटिव और निगेटिव मिलकर बन गया है पॉजिटिव। ये एक प्लेजेंट एडजेक्टिव है, अनब्लेमिश्ड करियर। नेक्स्ट इज टेम्पररी, बहुत ही कॉमन वर्ड है, अस्थाई। परफेक्ट मीन्स एकदम परफेक्ट, जिसमें कोई गलती ना हो, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट। और एक्टिंग का मतलब अभिनय। सो दीज आर द वर्ड्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके सेंटेंस को देखते हैं। इसमें भी वही वाला अप्लाई किया जाए कि पहले हम लोग सेंटेंस 3 के वर्ड को डिसाइड कर लें और तब पहले इसको डिसाइड करेंगे और तब हम लोग सेंटेंस 1 और 2 के वर्ड्स को डिसाइड करेंगे। सेंटेंस नंबर 3 क्या कहता है ये देखते हैं। यू शुड बी क्योर्ड ऑफ योर कोल्ड विदिन 20 डेज। आपको अपने सर्दी खांसी से 20 दिनों में छुटकारा मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा या इसका उपचार हो जाएगा। बट टेक दीज पिल्स इन द डैश टू हेल्प विद योर सिम्टम्स। लेकिन आपको टैबलेट्स लेने पड़ेंगे इस पीरियड में। तो जो 20 दिनों का पीरियड दिया गया है उसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे परमानेंट सही नहीं होगा, यहाँ पर प्रोविजनल भी सही नहीं होगा, यहाँ पर इंटरिम सही हो सकता है, यहाँ पर टेम्पररी भी सही नहीं होगा और यहाँ पर एक्टिंग भी सही वर्ड नहीं है। यहाँ इसको ज़्यादा एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आई हैव एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स वेरी क्लियरली।
तो इंट्रिम मेरा आंसर हो सकता है। तो उसके हिसाब से अब देखते हैं कि सेंटेंस 1 और 2 में कौन से वर्ड्स फिट होते हैं। सेंटेंस 1 कहता है द डिटेक्टिव बिलीव्ड ही वॉज डैश एंड रिफ्यूज टू इवन कंसीडर सस्पेक्ट्स अदर देन द वन ही हैड अरेस्टेड। एक जासूस के बारे में यह स्टेटमेंट दिया गया है कि वो अपने को इतना सही मानता था कि उसकी मेरे से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है, उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था और इसीलिए वो दूसरे किसी भी जिस पे जो सस्पेक्ट थे, जिन पे संदेह था, दूसरे किसी भी सस्पेक्ट को पर विचार करने के लिए वो तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैंने जिसको बोल दिया, जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उसके अलावा और किसी भी सस्पेक्ट्स पर विचार करने की जरूरत नहीं है। आई एम सो श्योर अबाउट द अरेस्टेड पर्सन, और मेरे से गलती नहीं हो सकती। तो उसके लिए ये वर्ड सही लगता है, इनफॉलिएबल। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंस 1 और 3 को तो हम लोगों ने डिसाइड किया। नाउ लेट अस सी कि सेंटेंस नंबर 2 में ये वर्ड फिट होता है कि नहीं। सेंटेंस 2 है इवन दो डॉक्टर्स हैव गॉन टू स्कूल फॉर मेनी ईयर्स। अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कई सालों तक अपनी पढ़ाई की है, फिर भी दे आर स्टिल नॉट डैश बिकॉज दे डू नॉट नो एवरीथिंग। लेकिन फिर भी उनको ऐसा नहीं माना जा सकता कि उनसे कभी गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी प्रत्येक चीज के बारे में वो नहीं जानते, उनसे भी गलती हो सकती है और ये माना जाना गलत है कि उनसे कभी गलती नहीं होगी। तो उसके लिए भी ये वाला वर्ड डॉक्टर्स आर, दिस इज रॉन्ग टू कंसीडर कि डॉक्टर्स आर इनफॉलिएबल, उनसे भी गलती हो सकती है। तो इनफॉलिएबल जो वर्ड है वो सेंटेंस नंबर 2 में भी फिट हो रहा है। सो द ओनली आंसर इज सी। अगर आप देखें डॉक्टर्स के बारे में तो रिलायबल वर्ड भी चलेगा, फ्लॉलेस, अनब्लेमिश्ड, परफेक्ट। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों ऑप्शंस को, तो इनफॉलिएबल और इंट्रिम इज द बेस्ट ऑप्शन। सो द आंसर इज सी टू क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का है, जो आपके साथ डिस्कस करते हैं अभी। इस तरह के क्वेश्चन का मजा यह है कि एक एक क्वेश्चन में आप 15-16 वर्ड सीख सकते हैं। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। उसके ऑप्शंस को भी पहले डिस्कस किया जाएगा। 5 ऑप्शंस आर देयर। पहला है स्पाइंग, सेकेंड इज कोर्स, then intelligence, next afflict, next है surveillance, next is liberate, ऑप्शन नंबर डी का जो फर्स्ट वर्ड है ये थोड़ा अनकॉमन वर्ड है, शायद आप फर्स्ट टाइम इस वर्ड को देख रहे होंगे, एस्पानेज। नेक्स्ट इज ऑप्रेस, स्क्रूटनी, इतने वर्ड्स आपके सामने हैं। पहले इसके मीनिंग को डिस्कस कर दें, तब फिर हम लोग क्वेश्चन के सेंटेंसेस पे आते हैं। एक वर्ड होता है स्पाई। स्पाई मीन्स होता है जासूस।
किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी, किसी देश के खिलाफ जासूसी करवाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्पाइंग। क्लियर? फिर एक वर्ड है कोर्स। ये एक अच्छा वर्ड है। कोर्सिव मेजर्स भी होता है। कोर्स का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती कोई काम करा लेना। किसी को कोई काम करने का मन नहीं है लेकिन जबरदस्ती फोर्सफुली उससे अगर वो काम कराया जाता है तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं कोर्स। जैसे ही कोज्ड मी टू स्मोक। उसने जबरदस्त, स्मोक मैं नहीं करना चाहता था लेकिन उसने जबरदस्ती स्मोकिंग कराया, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं कोर्स। निगेटिव सेंस में इसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमानी। इंटेलिजेंस का एक और मीनिंग है, अगर हम इसी सेंस में बात करते हैं जासूसी के सेंस में, तो गुप्तचर के लिए भी हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब जासूसी भी हो सकता है। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया इज देयर, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज देयर इन अमेरिका, तो वहां पे इंटेलिजेंस का मतलब गुप्तचर होता है। नेक्स्ट वर्ड इज एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट मीन्स होता है पीड़ित होना, सफर करने के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं एफ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर इज एफ्लिक्टेड विद गाउट। यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया गाउट। गाउट का मतलब होता है गठिया, तो पीड़ित होने के लिए वर्ड यूज किया जाता है एफ्लिक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज सर्विलेंस। सर्विलेंस वर्ड आप लोग बहुत देखते होंगे। यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। निगरानी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, सर्विलेंस। नेक्स्ट वर्ड इज लिबरेट। लिबरेट मीन्स होता है मुक्त कर देना। जैसे he liberated his subordinates, उसने अपने अधीनस्थों को मुक्त कर दिया, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं लिबरेट। नेक्स्ट वर्ड एस्पायनेज। ये भी एक अच्छा वर्ड है। स्पाइंग और एस्पायनेज एक जैसे वर्ड है। एस्पायनेज इज ए सिस्टम जिसके अंतर्गत जासूसी करवाई जाती है, तो एस्पायनेज। फिर एक वर्ड है यहाँ पे ऑप्रेस। ऑप्रेस का मतलब होता है किसी पर अत्याचार करना। जैसे हमारे सोसाइटी में जो डाउन ट्रॉडन क्लास है उसको जो हायर क्लास के लोग हैं वो ऑप्रेस करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑप्रेस। फिर स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मीन्स जांच पड़ताल। जैसे व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं और वहां पर उसकी स्क्रूटनी होती है, जांच पड़ताल होती है। और एक फिर वर्ड है रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिलीज। जैसे कैदियों को रिलीज कर दिया गया, कैदियों को छोड़ दिया गया। तो दीज आर द वर्ड्स। अब इसमें भी यही काम किया जाए पहले कि सेंटेंस 3 को डिसाइड करते हैं कि इसमें से कौन सा वर्ड उसमें फिट होगा। सेंटेंस 3, थ्रू आउट हिस्ट्री रेसिस्ट ग्रुप्स हैव ट्राइड टू डैश माइनॉरिटीज बाय वे ऑफ फोर्स एंड फियर। संपूर्ण इतिहास की अगर हम बात करें तो एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया रेसिस्ट ग्रुप। रेस का मतलब होता है नस्ल, तो नस्लवादी जो समूह था उसने क्या किया कि माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यक जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया होगा, यू कैन इजिली इमेजिन, उन लोगों ने जो नस्लवादी समूह थे अल्पसंख्यकों को क्या किया होगा, उनकी बहुत देखभाल की होगी कि उन पर अत्याचार किया होगा। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, तो उन पर बहुत अत्याचार किया हो गया। तो अत्याचार करने के लिए यहाँ पे सही वर्ड दिया गया है ऑप्रेस। कोर्स वर्ड भी इसके क्लोज है, इसको भी हम लोग कंसिडरेशन में रख सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि फाइनल आंसर मेरा क्या होता है। ठीक है, और जो भी दूसरे वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये नहीं होगा, अफ्लिक्ट नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा, तो ये ऑप्शंस मेरे चले जाएंगे। और अभी मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। नाउ वी डिस्कस सेंटेंस नंबर 1 और 2, और तब उसमें देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कॉमनली फिट हो पाएगा। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 1,
digging through someone's trash to get information is one of the oldest acts of dash in the spy business. अब यहाँ पे spy business आ गया. यहाँ पे दो वर्ड हमको जानना भी चाहिए. ट्रैश, ट्रैश का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, कूड़ा कबाड़ा के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं ट्रैश. कंप्यूटर में भी इस वर्ड को यूज किया जाता है. और एक फ्रेज यूज किया गया है डिग थ्रू. डिग थ्रू का मतलब किसी चीज को बहुत केयरफुल तरीके से देखना या उसकी जांच पड़ताल करना, उसके लिए फ्रेज है डिग थ्रू. तो कहता है कि किसी के कूड़ा कबाड़े में को भी बहुत ध्यान से खंगालना, उसमें से कुछ जानकारियां प्राप्त करना, वो क्या है, वो स्पाइंग बिजनेस का, जासूसी का जो धंधा है उसका सबसे पुराने चीजों में से एक चीज ये भी है. तो यहाँ पे स्पाइंग भी मेरा आंसर हो सकता है और स्पाइनेज भी मेरा आंसर हो सकता है. करेक्ट. तो दो वर्ड ऐसे हैं जो सेंटेंस 1 में फिट किए जा सकते हैं. अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सेंटेंस 2 में फिट होता है. सेंटेंस 2 इज द चांसलर लर्न्ड he was a victim of dash when tiny cameras and microphones were found throughout his home. चांसलर ये समझ गए कि वो शिकार हो गए हैं जासूसी के जब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे कैमरा और माइक्रोफोन उनके घर में चारों तरफ लगे हुए हैं. अब यहाँ पर फिर वही दोनों वर्ड क्लोज प्रतीत होता है. स्पाइंग और स्पाइनोइज दोनों इसमें फिट किया जा सकता है. लेकिन अब हमको डिसाइड करना पड़ेगा इन दोनों वर्ड को एलिमिनेट कर पाना कि स्पाइंग होगा कि स्पाइनेज होगा. आई फाइंड इट डिफिकल्ट. मेरे जगह पे अगर आप भी रहेंगे या कोई भी रहेगा तो इन दोनों में से किसको चुने ये बताना मुश्किल हो जाएगा. तब मेरे पास क्या ऑप्शन है, देन आई विल हैव टू डिसाइड कि कोर्स और ऑपरेस में इन दोनों में कौन बेटर वर्ड है. तो जैसा कि मीनिंग में मैंने बताया था, ऑपरेस का मतलब होता है अत्याचार करना और कोर्स का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती काम लेना. तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र नहीं होता. कोअर्शन वर्ड वहां पे बहुत कम यूज होता है. अगर हिस्ट्री किसी चीज को हाईलाइट करता है तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन. तो कोर्स और ऑपरेस में अगर चुनने के लिए होगा तो दिस इज ए मोर सुटेबल वर्ड. तो यहां पे कोर्स को ड्रॉप कर देंगे और ये ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आंसर हमारा होगा सिर्फ डी. स्पाइनेज ये सेंटेंस नंबर 1 और 2 में फिट होगा और ऑपरेस सेंटेंस नंबर 3 में फिट होगा. तो दीज वेयर द एक्सप्लेनेशंस टू 3 क्वेश्चंस जो कि बैंक ऑफिसर्स वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैट वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं या LIC, GIC, RBI वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के होते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं. चूंकि वर्ड का मीनिंग जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता. यहाँ पे 3 सेंटेंस को पढ़ना है, उसको समझना है, यानी कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का टाइम लग सकता है. अगर इस तरह से हम लोग ये वाला जो अप्रोच आपके साथ डिस्कस किया गया कि पहले सेंटेंस नंबर 3 को डिसाइड कर लो, तब जाकर कुछ समय की बचत होगी और हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं. इस तरह से बैंक से रिलेटेड डबल फिलर्स का 3 टाइप आपके साथ डिस्कस किया गया. साथ ही साथ उसके सफिशिएंट एक्सरसाइज भी किए गए, उसके कॉन्सेप्ट को बताया गया. जहाँ जहाँ पे एलिमिनेशन का प्रोसेस था, किस बेसिस पे एलिमिनेट किया गया, ये भी बताया गया. हमारी कोशिश होगी कि इसका अगर एक राइटअप हो पाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस ग्रामर के रूल पर बेस्ड आ सकता है, तो एक कंसाइज राइटअप भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा. तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि SSC में कौन सा क्वेश्चन आता है. SSC को भी डिस्कस करना जरूरी है. SSC के लिए भी क्वेश्चंस हम लोग अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं.
एसएससी पीटी और मेंस की बात की जाए, एसएससी के पीटी एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो सिंगल फिलर होता है, लेकिन कभी कभी उसमें भी डबल फिलर्स पूछा जाता है। बट एज फार एज मेंस इज कंसर्न उसमें दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंगल फिलर्स भी होता है और डबल फिलर्स भी होता है। तो इसी को फोकस करते हुए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एसएससी का क्वेश्चन, वो भी उसी तरह का है जैसा कि बैंक वाला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी यहाँ पर दो क्वेश्चन करते हैं और फिर एक सेशन हम लोग करेंगे वो सिर्फ सिंगल फिलर्स का होगा। वो जो सेशन होगा थोड़ा आसान होगा क्योंकि वो सिंगल फिलर्स होंगे और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो लिस्ट आपके सामने होगी और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एसएससी के डबल फिलर्स का क्वेश्चन। आपके सामने है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर में लिखा हुआ भी है एसएससी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शंस आर, इसमें 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं चूंकि एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। क्रिएट, राइजिंग, नीड, इंक्रीजिंग, एम्प्लॉय, हाई, इन्वेंट एंड ग्रोइंग। पहले हम लोग ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेंटेंस में उसको फिट किया जाएगा। अभी आपके सामने बोर्ड पर 8 वर्ड्स हैं। देयर आर 8 वर्ड्स ऑन द बोर्ड और ऑन द स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल। इसमें से उम्मीद है कि आप लोग 7 वर्ड जानते होंगे। यू मस्ट बी नोइंग 7 वर्ड्स आउट ऑफ दीज 8 वर्ड्स। आपका आंसर होगा कि नहीं सर, मैं तो 8 का 8 वर्ड जानता हूं, लेकिन एक वर्ड में आप डेफिनेटली कंफ्यूज कर जाएंगे और उसको मैं यहां पर एलेबोरेट करूंगा और तब आपको लगेगा कि ये सही था या गलत था। वर्ड्स आर, पहले सब वर्ड्स देखते हैं। क्रिएट, क्रिएट मीन्स होता है किसी चीज को बनाना या सृजन करना। जैसे अगर कोई नई चीज आप बनाते हैं तो यू क्रिएट हिस्ट्री, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। राइजिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, राइजिंग प्राइसेस। जैसे पेट्रोल का और डीजल का दाम आज भी कोई 57-58 पैसा बढ़ा है तो पेपर या न्यूज बोलता है कि द पेट्रोल प्राइसेस आर राइजिंग, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, बढ़ता हुआ। नीड, यू नो, नीड का मतलब होता है आवश्यकता पड़ना या आवश्यकता भी, दोनों। नीड नाउन भी है और नीड वर्ब भी है। इंक्रीजिंग का मतलब भी होता है बढ़ता हुआ, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना, राइज का मतलब भी बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, इस वर्ड को डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड 2-3 वर्ड्स हैं। सबसे कॉमन वर्ड है एम्प्लॉय। ये एक नाउन है और एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। जैसे ही इज ए बैंक एम्प्लॉय, वह बैंक का कर्मचारी है। फिर एक वर्ड होता है एम्प्लॉय, जो यहां पे दिया हुआ है, ये वर्ब है। एम्प्लॉय का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना, नियुक्त करना। जैसे मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर चलाता हूं और मेरे यहाँ 25 लोग काम करते हैं तो आई कैन से कि आई हैव एम्प्लॉयड 25 पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन। नियुक्त करने के लिए वर्ड है एम्प्लॉय। फिर एक वर्ड है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर नाउन है, जो नियुक्त होता है वो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, और जो नियुक्त करने वाला होता है, जो दूसरों को रोजगार देने वाला होता है, उसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयर। हिंदी वर्ड उसके लिए है नियोक्ता। एक और वर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट नाउन है, इसका मीनिंग होता है रोजगार। अभी जैसे
कोरोना के चलते बहुत से लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया, बहुत से लोगों का रोजगार चला गया, तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो एक जैसे ये 4 वर्ड्स हैं जो कि आपके सामने बोर्ड पे हैं। एम्प्लॉय कर्मचारी, एम्प्लॉय मीन्स नियुक्त करना, एम्प्लॉयर मीन्स नियोक्ता, और एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार। ये जो वर्ड है एम्प्लॉय को हम लोग कभी कभी इस्तेमाल करने के लिए भी यूज करते हैं। इस्तेमाल करना, जैसे आई विल एम्प्लॉय दिस मेथड टू गेट दिस जॉब डन, मैं इस मेथड को का इस्तेमाल करूंगा अपने इस काम को करवाने के लिए, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करने के लिए भी इस वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है। देन हाई एक बहुत ही सिंपल वर्ड है, ऊंचा। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। ठीक है। इसमें भी 2 वर्ड में कंफ्यूजन हम लोगों को अक्सर होता है, इन्वेंट में और डिस्कवर में। इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना और डिस्कवर का मतलब किसी चीज को खोज निकालना। अगर कोई नई चीज बनती है तो दैट इज इन्वेंटेड। जैसे पेन का आविष्कार किया गया होगा तो पेन वॉज इन्वेंटेड, लेकिन अमेरिका को खोज निकाला गया तो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड। तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है। और फिर ग्रोइंग का मतलब होता है, ग्रोइंग का मतलब भी बढ़ता हुआ होता है, बट ये वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता है ग्रोइंग। सारे वर्ड्स का मीनिंग आपके सामने क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस क्या बोलता है। ए फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू डैश जॉब्स इन द एरिया इन ऑर्डर टू कर्ब द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सेंटेंस का अगर मीनिंग देखें तो सेंटेंस में है कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का ये कहना है, या वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा इस एरिया में जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए, ताकि बढ़ते हुए बेरोजगारी को रोका जा सके या नियंत्रित किया जा सके। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड यहाँ पे सेट होता है। तो जॉब्स के साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं, टू के बाद हम लोग V1 लगाएंगे। तो V1 तो यहाँ पे जितना भी वर्ड दिया हुआ है चारों, वो चारों V1 है, लेकिन मीनिंग वाइज जॉब क्रिएट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्रिएट वर्ड सही होगा। गवर्नमेंट अगर नौकरियां देती है तो नौकरी को क्रिएट करती है ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट के सेंस में क्रिएट वर्ड सही है। साथ ही साथ दूसरा जो ब्लैंक है, टू कर्ब द राइजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर, तो बढ़ती हुई के लिए यहां पे राइजिंग वर्ड सही है। ये जो कर्व होता है तो डेटा है ना, बेरोजगारी का डेटा है, तो डेटा जो है वो कर्व के रूप में है तो वो राइज करता है। इंक्रीजिंग भी यहाँ पे चल सकता था, लेकिन इंक्रीजिंग के हिसाब से नीड वर्ड यहाँ पे पहले ब्लैंक में फिट नहीं होता। सो द ऑब्वियस आंसर इज ए। सेंटेंस है, ए फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू क्रिएट जॉब्स इन द एरिया इन ऑर्डर टू कर्ब द राइजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। उसके जो वर्ड्स हैं वो फिर लिखते हैं। वर्ड्स आर, पहला बहुत अच्छा वर्ड है endeavors। टच। सेकेंड है विशेस, इंटरेस्ट, एफर्ट्स, experience, exert or intrigue. These are the options.
यहाँ पर भी 8 वर्ड आपके सामने हैं। 8 में से 5 वर्ड यू विल बी कंफर्टेबल विथ 5 ऑफ द 8 वर्ड्स। 5 वर्ड आपको आता होगा। 3 वर्ड जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा वो ये होगा, इंडेवर होगा, एग्जर्ट होगा और इंट्रिग्यू होगा। लेकिन खैर हम यहाँ पे 8 वर्ड को डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है इंडेवर। इंडेवर नाउन भी होता है और इंडेवर वर्ब भी होता है। इंडेवर का मतलब होता है प्रयास और इंडेवर का मतलब वर्ब के रूप में भी होता है प्रयास करना। आई इंडेवर टू डिलीवर माई बेस्ट। मैं अपने तरफ से बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे इंडेवर एक वर्ब है। और इट विल बी माई इंडेवर टू गाइड यू प्रॉपरली। मेरा ये प्रयास होगा कि मैं आप सबों को अच्छे तरीके से गाइड करूं, तो वहाँ पे ये नाउन भी है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम में भी बहुत बार आता है। टच का मतलब होता है छूना। विशेष का मतलब होता है इच्छाएं भी होती हैं, और गुड विशेष अगर हम बोलेंगे तो शुभेच्छा के लिए भी हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। इंटरेस्ट मीन्स रुचि, या ब्याज भी होता है, ब्याज के लिए भी यही वाला वर्ड यूज किया जाता है। एफर्ट्स मीन्स प्रयास। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। एक्सपीरियंस नाउन भी है और एक्सपीरियंस वर्ब भी है। अनुभव करने के लिए भी हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं, एक्सपीरियंस। फिर एक वर्ड है एग्जर्ट। एग्जर्ट का मतलब होता है डालना। जैसे इफ प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ए ग्लास पेन इट इज ब्रोकन। अगर शीशे की खिड़की पे जोर डाला जाएगा, दबाव डाला जाएगा तो ये टूट जाएगा। तो एक्सर्ट का मतलब होता है डालना। प्रेशर के सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर एक वर्ड है इंट्रिग्यू। इंट्रिग्यू एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। इंट्रिग्यू अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है साजिश। साजिश के लिए एक और वर्ड आप लोग जानते होंगे जो कॉमन वर्ड है, दैट इज कॉन्स्पिरेसी। और इंट्रिग्यू का दूसरा मीनिंग एज ए वर्ब यूज होता है किसी चीज में उत्सुकता पैदा करना। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि सर वर्ड्स का इतना अच्छा डिस्कशन आपसे सुनने को मिला कि वर्ड्स के प्रति हम लोगों का इंटरेस्ट जग गया। योर डिस्कशन इंट्रिग्यूड आवर एपेटाइट टुवर्ड्स वोकैबुलरी। तो वहाँ पे आप लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। इतना वर्ड्स यहाँ पर था। अब देखते हैं कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा गया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये प्रयास है क्या, टू पॉपुलराइज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, भारतीय क्लासिकल संगीत को यूथ के बीच में पॉपुलर बनाने का, लोकप्रिय बनाने का। क्यों? क्योंकि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उससे उसको पॉपुलर क्यों बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारा जो युवा वर्ग है वो अपने संस्कृति के जड़ से हट चुका है, उसका वहाँ से संबंध खत्म हो चुका है। तो दिस शुड बी द फुल सेंटेंस। तो यहाँ पर आंसर के हिसाब से अगर देखेंगे तो प्रयास करने के लिए हम लोग वर्ड यूज किए थे इंडेवर। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चूंकि सिंगुलर है इसीलिए वर्ब में जब हम एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर होता है, इसीलिए ये एकदम फिट हो रहा है यहाँ पे। और संबंध खत्म होने के लिए क्या फ्रेज यूज करते हैं? लूज टच। लूज टच वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, विच हैज लॉस्ट टच विद। तो संबंध या रिलेशन के लिए वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है टच। तो इसीलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडेवर्स और टच। तुरंत आपके मन में ये डाउट आएगा कि प्रयास करने के लिए तो सर प्रयास के लिए वर्ड आपने इंडेवर भी बताया था और प्रयास के लिए वर्ड आपने एफर्ट भी बताया था, तो इंडेवर्स को आपने क्यों टिक किया और एफर्ट्स को क्यों छोड़ दिया, इसका अंतर बताइए। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट है, द ऑर्गेनाइजेशन, सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए वर्ब। यहाँ पे जो भी नेक्स्ट वर्ड आएगा वो वर्ब आएगा। वर्ब के रूप में एंडेवर को हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे लिखे हैं एंडेवर एक वर्ब है जबकि एफर्ट्स एक नाउन है। एफर्ट्स वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, इसीलिए मेरा आंसर होगा ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन।
फिलर्स की जहाँ तक बात है, डबल फिलर्स का सफिशिएंट एक्सरसाइज हम लोगों ने किया, आपको बहुत से वर्ड्स भी पता चल गए होंगे। एक सेशन हम लोग करेंगे सिर्फ सिंगल फिलर्स का, जो कि आसान होगा, लेकिन उसमें क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखेंगे कि ये आंसर सही क्यों है और दूसरा वाला ऑप्शन इसमें फिट क्यों नहीं हुआ। तो वो एक इंटरेस्टिंग सेशन होगा, उसको भी देखना आप नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में आपके साथ एक नए सेशन के साथ जो कि सिंगल फिलर्स पर बेस्ड होगा। टिल देन, थैंक यू।